अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसे हम थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें मौजूद क्वेश्चंस डिफरेंट एमडी कैट, ई कैट और बीपीएससी एग्जामिनेशंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप से रिलेटेड है और पहले एमसीक्यू में पूछा गया है, इफ़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस very rapidly in the air, the temperature of the surrounding air। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम की हीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब भी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से हीट जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से सिस्टम की हीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सराउंडिंग की हीट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट्स की जो हीट कंटेंट होती है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट मिक्सचर या फिर सिस्टम जो है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। जो ही रिएक्शन होगा सिस्टम जो है वो हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी हीट कंटेंट रिएक्टेंट्स से ज़्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है, कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू। तो एक कैलोरी जो है वो 4.184 जॉल्स के बराबर होती है। ये आपने चैप्टर नंबर 3 जो गैसेस वाला चैप्टर है उसमें भी कहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है, द चेंज ऑफ हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो हीट एनर्जी जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज होती है तो उसे हम इंथैल्पी चेंज भी कहते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन सारी स्टेटमेंट्स में से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये इंडिकेट करता है कि जब तक हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो वो वर्क डन करेगा, लेकिन जो ही हम हीट सप्लाई करना छोड़ देंगे तो वो सिस्टम जो है वो मज़ीद वर्क डन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाएगा या रुक जाएगा। इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है, फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। तो QP जो है वो QV से हमेशा बड़ा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब QP जो है वो QV से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो QP है वो वर्क डन प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है, यानी कि QP जो है वो दो चीज़ों से रिलेट करता है, एक है वर्क डन और दूसरा जो है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। लेकिन जो QV है वो सिर्फ वर्क डन से रिलेट करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि QP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन QV। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, उससे पूछा गया है, फॉर द रिएक्शन सोडियम क्लोराइड प्लस HCl गोज़ टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, द चेंज इन इंथैल्पी इज कॉल्ड। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें एक एसिड और बेस मिलते हैं और एक साल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं और इन रिएक्शंस में जो हीट चेंज होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है, द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought about in two or more or ways or one or several steps, it is known as।
तो अगर इस स्टेटमेंट को हम गौर से देखें तो ये हेसिस लॉ की स्टेटमेंट है, इसलिए इनमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज़ द सेम वैल्यू बिकॉज। तो सारे एसिड्स और सारे बेसिस के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं आपस में, उनमें एक ही प्रोसेस हो रहा होता है, और वो प्रोसेस ये होता है कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन्स मिलके वाटर बना रहे होते हैं। तो रिगार्डलेस कि हम कौन सा एसिड या कौन से बेस से हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, उनमें एक्चुअल प्रोसेस तो एक ही होता है, जिसमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलकर वाटर बनाते हैं। तो जब प्रोसेस एक जैसा होगा तो उनमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो भी एक जैसी ही होगी, और उसकी वैल्यू होती है 57.4 किलो जाउल्स पर मोल। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, और पहले फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया है, द सब्सटेंसेस अंडरगो अ फिजिकल और केमिकल चेंज फॉर्म अ केमिकल डैश। तो जब सब्सटेंसेस जो हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंज जाहिर करते हैं तो वो एक केमिकल सिस्टम बनाते हैं। तो पहली फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा सिस्टम। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डैश बी मेजर्ड। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा कैन बी मेजर्ड। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है, सॉलिड विच हैव मोर देन वन crystalline form possesses dash value of heat of formation। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं वो डिफरेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जाहिर करते हैं, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा डिफरेंट। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है, अ प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इफ इट टेक्स प्लेस इन ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं, उन्हें बाहर से कोई एड नहीं दी जाती, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा स्पॉन्टेनियस। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उससे पूछा गया है, अ डैश इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच इज डैश ऑफ पाथ ब्रिंग अबाउट द चेंज। तो इस फिल इन द ब्लैंक में पहले पार्ट में आ जाएगा स्टेट फंक्शन और दूसरे में आ जाएगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन है। स्टेट फंक्शन जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती है। ये था जी आज का लेक्चर थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज के बारे में। और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी